हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब तक हम लोगों ने जो क्लास है वो आप देखोगे कि जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो खत्म हो जाता है। हमको पता है 4 फरवरी को चौरी चौरा में एक घटना होती है 1922 में, जिसका परिणाम होता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी के द्वारा बारदौली प्रस्ताव पारित करके खत्म कर दिया जाता है। ओके, ये सारे फैक्ट्स हम लोग जान गए। अब जाहिर सी बात है, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का टारगेट क्या था, तो आपको पता है 1 साल के अंदर आजादी दिलाना था, मतलब स्वशासन था 1 साल के अंदर हमारा टारगेट। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है, 1 साल पार भी कर जाता है और एक क्षेत्रीय घटना के कारण चूंकि इसको रद्द कर दिया जाता है। यही कारण है कि गांधी जी को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि मैं आपको बताता चलूं, गांधी जी हर मूवमेंट के बाद विरोध का सामना करेंगे। गांधी जी की नीतियां कई राष्ट्रीय नेताओं को पसंद नहीं आएंगे। जैसे असहयोग आंदोलन के पश्चात, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पश्चात 3 बड़े लीडर्स ने गांधी जी का खुलेआम विरोध किया। जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है 24 फरवरी को, हमने कल पढ़ा भी था, तो डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी के अगेंस्ट हमको होता है कि निंदा प्रस्ताव लेके आए थे। ठीक है, एक तो ये घटना जानते हैं। इसी बीच में क्या होता है, जो नाराज होने की श्रेणी में 2 पर्सनालिटी का नाम और जाता है। उनमें से एक पर्सनालिटी का नाम है मोतीलाल नेहरू और दूसरी पर्सनालिटी का नाम है CR दास। जो हमको होता है कि एक चीज यहां पर और ध्यान देना कि आफ्टर बारदौली प्रस्ताव गया अधिवेशन होता है दिसंबर माह में, जिसकी अध्यक्षता कुछ CR दास जी के द्वारा की जाती है। यहां पे CR दास जी के बारे में कुछ फैक्ट्स मैंने लिखा है, आप लोग ध्यान देना। ठीक है, CR दास जी भी एक पढ़े लिखे पर्सनालिटी थे, एक एडवोकेट थे, बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी थे। गया अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने ही किया था, गया सेशन की अध्यक्षता भी। ठीक है, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देखो स्क्रीन पे लिखा हूं कि इनको ठीक है नेशन फ्रेंड के नाम से या देश बंधु के नाम से जाना जाता था CR दास जी को। तो CR दास जी ने क्या कहा, बोला भैया देखो 1919 का जो अंग्रेजों के द्वारा एक्ट लेके आ गया था, तो उसमें एक व्यवस्था था। व्यवस्था क्या था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो काउंसिल इलेक्शन है, वो इलेक्शन होने वाला है, चाहे वो प्रोविजनल हो चाहे वो सेंट्रल। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, जैसे ये 1919 में प्रबंध था कि एक्ट में कि हम क्या करेंगे, उत्तरदायी शासन की बात की गई थी। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन पूछ गया है कि पहली बार उत्तरदायी शासन वर्ड का यूज कहां किया गया, तो वो 1919 के एक्ट में किया जाता है। ओके, 1919 एक्ट के को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहते हैं या मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। ओके, अब एक बात समझो, तो यहां पे क्या आती है भैया, अब हमारा तो टारगेट तो खत्म हो गया, हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या रहा, फेल कर गया, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सका। तो भैया अब आगे नेशनल मूवमेंट की थीम क्या रहेगी, क्योंकि नेशनल मूवमेंट की थीम क्या रहेगी, आपको पता होगा गांधी जी ने इसमें बहिष्कार का आह्वान किया था। तो कई सारे पढ़े लिखे लोगों ने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया, ठीक है, पढ़ाना छोड़ दिया, वकीलों ने वकालत छोड़ दी। तो भैया उनको अब दिशा कौन देगा, तो इस बीच में देखोगे कई सारे क्रांतिकारी गतिविधियां होना स्टार्ट हो जाएंगी। भाई सब स्कूल छोड़ के चले आए हैं, विद्यालय छोड़ के चले आए हैं, अब लीडरशिप कोई है नहीं, तो करेंगे क्या, तो क्रांतिकारी एक्टिविटीज, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत तीव्र गति से इस बीच में हो जाएंगी। ठीक है, और गांधी जी थोड़े समय के लिए शांत नहीं होते हैं, गांधी जी अराउंड 10 ईयर के लिए शांत हो जाते हैं। इस बीच में क्या होगा, कुछ क्रिएटिव मूवमेंट में रखेंगे, लोगों को सामाजिक आर्थिक उत्थान करने पर गांधी जी का ध्यान चला जाएगा। आपको पता होगा इसके बाद से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता है। ठीक है, इसको हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। ये आता है, आपका होता है 1930 में, 1930 में, 1922 की घटना था, लगभग 8-9 साल के लिए क्या होता है, गांधी जी शांत हो जाते हैं। ओके, अब इस बीच में बात था कि नेशनल मूवमेंट की दिशा क्या होगी। तो गया अधिवेशन में CR दास जी चूंकि अध्यक्ष थे, तो इन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम क्या करते हैं, असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे सहमति नहीं बन पाती है। और ये CR दास जी के लिए बहुत बड़ी चोट थी। उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं कांग्रेस के साथ कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि कांग्रेस में तो एक बंदे की चल रही है। वो बंदा कौन है, महात्मा गांधी, और वो क्या कर रहे हैं कि जो उद्देश्य बना रहे हैं सब फेल कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं की चल रही है। तो CR दास नाखुश होकर क्या करेंगे, रिजाइन कर देंगे। CR दास जी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मेरे भाई यहां पे है, एक इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान देना। हमको पता है कि कई सारे कॉन्स्पिरेसी केसेस पेपर में आते रहते हैं। इसी बीच में एक अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस होता है, ठीक है, जिसमें अरविंदो घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित 39 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, बियरिंग इलीगल वेपन्स, की भाई ये लोग अपने पास इलीगल वेपन्स रख के चल रहे हैं। मैंने क्या बोला आपको, देखो क्रांतिकारी गतिविधियों का चरण कई है, ध्यान देना।
क्रांतिकारी गतिविधि का पहला चरण आपको कम देखने को मिलता है। तो क्रांतिकारी गतिविधि यानी रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविटी है वो जब सूरत विभाजन हो जाएगा 1907 में, उसके बाद से 1916 तक, ठीक है, जब तक कांग्रेस का पुनर्मिलन नहीं हो रहा है, इस 10 साल में आपको केवल दो चीज देखने को मिलेगा, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी और थोड़ी दिन बाद क्या होता है, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ये दो घटना हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। आफ्टर 1916 थोड़ी सी चीजें अच्छी चलेंगी, गांधी जी आएंगे, कांग्रेस को दिशा देंगे। 1922 में फिर से क्या होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब खत्म होगा, यहां से के बाद से आपका हमको पता है सीडीएम स्टार्ट होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है आपका 1930 में। इस बीच में भी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि कोई दिशा नहीं है। तो 1908 की एक घटना है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। तो इसमें फैक्ट्स क्या बन के आता है कि चित्तरंजन दास जी, सीआर दास जी ने क्या किया था, बेसिकली अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस लड़े थे अरविंदो घोष की तरफ से, और इनके एफर्ट का प्रयास था कि यहां पे क्या लिखा है, चित्तरंजन दास पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट सेव अरविंदो घोष, जिसकी वजह से अरविंदो घोष बच पाते हैं। हमको बताया अरविंद घोष, जब हम लोग जानते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हैं तो उसमें लाल, बाल, पाल और अरविंदो घोष का नाम आता है। तो अरविंदो घोष इसके लिए अंग्रेजों के टारगेट जोन में थे, तो अरविंदो घोष को सीआर दास जी ने अपने प्रयास से बचाया था। यहां पे देखो और भी क्या लिख रहा है, यहां पे कन्हैयालाल दत्ता जी के बारे में लिख रहा है, ठीक है, सत्येंद्र बोस, इन लोग के बारे में लिख रहा है कि इन दोनों लोगों ने, इन लोग को भाई गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, कन्हैयालाल दत्ता जी को, सत्येंद्र बोस जी को। तो होता क्या है, वहीं पे जेल में ही एक गवर्नमेंट विटनेस रहता है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस का। उस पर्सनालिटी का नाम था नरेंद्र गोसाई या नरेंद्र गोसाई, ठीक है, नरेंद्र गोसाई आदेंद्रा। तो नरेंद्र गोसाई क्या बने थे, ये सरकारी गवाह बन गए थे, गवर्नमेंट विटनेस बन गए थे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस का। तो भाई अब ये लग गए कहां पे, हाथ लगे किसके, जो हमारे नेता थे उन लोग के हाथ, कन्हैयालाल दत्ता, सत्येंद्र बोस, ये लोग इनको निपटा देंगे वहीं पे, ठीक है, ये लोग इनको निपटा देंगे। तो पूरा आपके लिए यहीं पे हमने क्या किया कि भैया ना केवल एक छोटा सा फैक्ट बताया अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस से इनका संबंध था, पूरी घटना ही आपको बता दिया अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस का कि भैया अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में क्या हुआ था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ओके, यहां तक अगर चीज मेरे भाई आपको समझ में आई, अब आपको स्वराज पार्टी से संबंधित एक भी फैक्ट नहीं छूटेगा। देखना, चूंकि अब क्या होगा, जब 1919 के एक्ट में हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए, यानी असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस मुद्दे में कांग्रेस का क्या होगा, फिर से विभाजन होगा। हालांकि इसको विभाजन टर्म्स नहीं बोलेंगे क्योंकि सीआर दास लेफ्ट कर देते हैं। सीआर दास के साथ साथ मोतीलाल नेहरू भी लेफ्ट करेंगे, मोतीलाल नेहरू भी लेफ्ट करेंगे, और कौन लेफ्ट करेगा, सीआर दास। अब देखना, ये लोग एक पार्टी बनाएंगे जिस पार्टी का नाम क्या होगा, जिस पार्टी का नाम होगा आपकी ऊपर है स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। अब देखना, अब सोचो स्वराज पार्टी पहला काम क्या करेगी, स्वराज पार्टी पहला काम ये करेगी, जिस मुद्दे पे विभाजन हुआ है उस मुद्दे को फॉलो करेगी। क्या करेगी भैया, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। और इसने सीआर दास जी ने बोला था हमको इलेक्शन में पार्टिसिपेट इसलिए करना चाहिए जब हम लोग मतलब विधायिका में पहुंचेंगे तो अंग्रेजों को ठीक से काम नहीं करने देंगे, ठीक है, जब हमारे अगेंस्ट जो काम होगा हम उस पर टांग लड़ाएंगे। ओके, तो पहला काम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा बताओ, इसमें अध्यक्षता कौन किया होगा और कौन इसका महासचिव होगा, तो जायज बात है सीआर दास इस समय कांग्रेस के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, तो यहां पे भी इन्होंने प्रेसिडेंट की ही भूमिका निभाई, और सेक्रेटरी की भूमिका, जो महासचिव की भूमिका थी, वो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा निभाई जाती है। अब देखो, जब ये लोग, अब मैंने बोला कि इलेक्शन पार्टिसिपेट करेंगे, तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, आप बोलोगे कि सर की कोई पॉजिटिव रिस्पांस वहां पे दे पाए भारतीयों के पक्ष में, तो बिल्कुल सही बात। देखो, विट्ठल भाई पटेल का जो आप केस समझते हो 1925 का केस, कि विट्ठल भाई पटेल को इन्होंने ही अध्यक्ष बनवाया था, इन्हीं के प्रयासों से विट्ठल भाई पटेल चुने गए थे। ओके, तो आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, समझ में आ गया एक एक चीज। अब देखो, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी, स्वराज पार्टी जो गठित की गई थी, कब की गई, पहली बात, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ मेरे भाई, ठीक है, 1923, 1922 में तो डिवीजन ही हुआ है, इन 1923 स्वराज पार्टी का गठन हुआ है। ओके, यहां पे एक्सप्लेनेशन, हाँ 1923। अब देखो, तो कह रहा है कि गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, ठीक है, असहयोग कारण क्या था, तो बिल्कुल सही बात है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, जिससे क्या हुआ कि टकराहट की स्थिति आ गई। 1990, यहां पे अगला क्या कह रहा है कि काउंसिल में प्रवेश तथा उन्हें काम न करने देने की इच्छा, 1919 के एक्ट के अनुसार,
तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। ब्रिटिश सरकार का दमन, ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। दमन कहने था भारतीयों द्वारा इस आशय, दमन का मतलब भाई कि हम जाके, समझे ना, भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति की उन्हें प्रशासन का अनुभव प्रदान करना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं था। इसका स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 राइट है, बाकी स्टेटमेंट क्या है इसका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बन गया। अब देखो आपने अगर समझा है तो समझ में आएगा। अच्छा, पहला 10 मिनट की क्लास हो चुकी है। अगर वीडियो मेरी भाई अच्छी लगे तो प्लीज एक बार अपने दोस्तों में शेयर करना। ये हमारा लेक्चर नंबर 31 है। 31 और अराउंड 5 लेक्चर्स और लग सकते हैं, क्योंकि ये आपका पेज चल रहा है 186 नंबर पेज चल रहा है, 245 पेज तक है। ठीक, और मॉडर्न हिस्ट्री भी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा। एक बार आप लोग शुरू से क्लासेस देखना, मजा आएगा आप लोगों को क्लास। तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेगा इसको। सेकंड नंबर क्वेश्चन आते हैं, आगे कह रहा कि स्वराज पार्टी को किसने स्टैब्लिश किया? तो भैया सीआर दास मोतीलाल नेहरू। समझाना तो है नहीं, पूरी कहानी समझा दिया। आ जाइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल के नेता थे। मोतीलाल नेहरू क्या थे? स्वराज पार्टी के नेता थे। निम्न में से कौन इस दल में पार्टिसिपेट नहीं किया था? ठीक है, ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सा इस दल का, कौन इस दल के पार्टिसिपेट नहीं किया था? देखो अब देखो यहां पे विट्ठल भाई पटेल का नाम लिखा हुआ है। तो विट्ठल भाई पटेल को तुमको पता है इन 1925 हमने बताया कि 1925 में क्या हुआ था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, उसकी अध्यक्ष के तौर पे इनको चुना गया था, जिसमें मुख्य भूमिका किसने अदा की थी? तो स्वराज पार्टी ने अदा की थी। तो भाई विट्ठल भाई पटेल का तो इससे संबंध होगा ही होगा, सीधी बात। सीआर दास तो भैया इसकी क्या थे? अध्यक्ष ही थे। ठीक, इसमें जो सी राजगोपालाचारी ये कांग्रेस के लीडर थे भैया, देखना ये एक्टिव कांग्रेस के लीडर थे। तो इसके आंसर आपकी यही होगा, सी राजगोपालाचारी का संबंध इससे नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? ठीक है, और यही सेम टाइप का क्वेश्चन आपको पूछी कब आया है? 1993 में भी आया। इसमें श्रीनिवास अयंगर जी का नाम लिखा था, जो कि इस दल से संबंधित थे। आते हैं, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जी क्या थे? सचिव थे। तो भाई ये तो सही बात है। सीआर दास जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ये भी सही बात है। अब यहां पे देखो, राजेंद्र प्रसाद हमको बताया कांग्रेस के एक्टिव लीडर थे। ठीक है, कांग्रेस के एक्टिव लीडर थे। तो राजेंद्र बाबू तो नहीं रहे होंगे, इसको काट दो। ठीक है, एनसी केलकर थे। अब आपको दो नाम याद करना होगा। यहां पे हमने एनसी केलकर का नाम याद किया, जो कि क्या थे? स्वराज पार्टी के मेंबर थे, स्वराज पार्टी के सदस्य थे। और यहां पे एक पर्सनालिटी का नाम हमने क्या याद किया? श्रीनिवास अयंगर। ये दोनों लोग का नाम आपको याद करना होगा, श्रीनिवास अयंगर। श्रीनिवास अयंगर, ये दोनों पर्सनालिटी क्या थे? इनका संबंध आपका किससे था? स्वराज पार्टी से था। तो चार नाम आपको मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कह रहा कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में, यानी ठीक है, गुलामी के दिनों में, बिफोर 1947, निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? ठीक है, स्वराज दल का केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किसने किया? तो चूंकि स्वराज पार्टी वर्सेस हो गई है, मेरी बात समझना, क्या स्वराज पार्टी वर्सेस हो गया है कांग्रेस की पॉलिसी, तो इसमें एक ही, यहां पे मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के एक्टिव लीडर हैं, जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के एक्टिव लीडर हैं। 1929 का आप कराची सेशन याद करो, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की है, यंगेस्ट लीडर थे, ध्यान देना है। 1929 का जो कराची सेशन है उसके ऊपर पूरा टॉपिक ये आज ही की क्लास में समझ लेंगे। राजेंद्र बाबू को तुमने पहले ही पढ़ लिया कि थे। तो एमएन जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने समर्थन किया था, ध्यान देना। 1928 में क्या होता है? नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट आती है, ये याद करना। नेहरू रिपोर्ट में क्या था कि नेहरू रिपोर्ट में नेहरू जी मतलब बड़े वाले नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया था भाई? डीएस की मांग की थी। डीएस मतलब डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। ठीक है, मतलब आपके छत्र छाया के तले हमको स्वाधीनता दे दो, हम शासन चलाए, स्वशासन चलाए। तो डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, लेकिन नहीं दिया गया। तो कांग्रेस ने क्या करती है? नेहरू रिपोर्ट के ही एवज में उन्होंने टारगेट बनाया और अल्टीमेटम दिया गवर्नमेंट को, भाई 1 साल का आपको समय देते हैं, हमको डीएस दे दो, यानी डोमिनियन स्टेटस दे दो, नहीं तो अब हमको डीएस नहीं चाहिए, मतलब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हम पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंट मांगेंगे। ठीक, तो जब कराची सेशन आपका 1929 का होता है, तो इसी के लिए इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रावी नदी के तट पे इसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। और इन्होंने क्या किया? पूर्ण स्वराज की मांग रखी, पूर्ण स्वराज। ओके, पूर्ण स्वराज की मांग रखते हैं। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, इसके आगे आते हैं हम लोग, ये चीज हमारा हो गया।
देशबंधु के नाम से कौन फेमस थे? तो सीआर दास जी फेमस थे, ये तो हमने जान लिया, द नेशन फ्रेंड, द फ्रेंड ऑफ नेशन। आगे क्या करा है? इंडिपेंडेंट पार्टी करा कि निम्नलिखित में से किन लोगों ने इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया? तो भैया वो मदन मोहन मालवीय तो नहीं है, ये तो एक्टिवली गांधी जी के साथ आप देखोगे मदन मोहन मालवीय एक्टिवली रहते हैं। आप कई घटना में आपको बताता हूं, आप आफ्टर रॉलेट एक्ट आपने देखा होगा, जलियांवाला, ठीक है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, उसमें भी गांधी जी के साथ आप 1919 में आप देखोगे गांधी जी क्या करते हैं? ड्राफ्ट करते हैं, और इसकी अध्यक्षता उस जलियांवाला बाग जांच समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? मदन मोहन मालवीय करते हैं। इसके बाद से आप अभी पढ़ोगे सांप्रदायिक पंचाट, आगे चल के अभी 1932 में सेकेंड राउंड टेबल, आफ्टर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उसमें भी जो सिग्नेटरी है ना वो कौन है? उसमें भी सिग्नेटरी आपके मदन मोहन मालवीय है, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आरटीसी 2 के बाद से आप देखोगे, और आरटीसी 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट भी किया मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो गांधी जी के साथ आप एक्टिवली देखते हैं इनको, तो भैया इनको तो काट ही देंगे। इसमें 2 ही चूंकि ऑप्शन है, तो यहां पे एक पर्सनालिटी के लिए मोतीलाल नेहरू आ गया है, ठीक है। क्या हुआ, ये क्या दिया है? ठीक है, इसमें 2 और 4 दिया है। अच्छा सॉरी, एक चीज गलती हो गई, मैंने इसको स्वराज पार्टी, ये देखो, ठीक है, यहां पे इंडिपेंडेंट पार्टी की बात बोल रहा है, ठीक, इसकी हाँ ठीक है, ये एक गलती हो गई थी, ठीक है, पढ़ने में गलती हो गई थी। देखो इंडिपेंडेंट पार्टी जो बनाई थी वो मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर बनाया था 1922 में, 1922 में, 1922 में बनी थी। और स्वराज पार्टी तो आपकी 1933 में बनी थी, ये एक 1923 में, ये थोड़ी सी समझ में गलती हो गई थी, ठीक है, तो ध्यान देना। इंडिपेंडेंट पार्टी मैंने, चूंकि मुझे लगा कि भाई स्वराज पार्टी चलती आ रही है तो हमने स्वराज पार्टी के हिसाब से देख लिया। देखो यहाँ पे लिखा है, आगे क्लियर किया है कि मोतीलाल नेहरू ने सीआर दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ओके, तो यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया, मैंने इंडिपेंडेंट पार्टी ध्यान नहीं दिया, मैंने स्वराज पार्टी समझ के एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइमन कमीशन। अब देखो होता क्या है, अब तक घटना क्या हो गया, घटना हमने देख लिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ 1990। अब देखो 1919 के एक्ट में एक प्रावधान था, भाई भारतीयों की एंट्री कराई जा रही है प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से, ठीक है, हालांकि उसकी कई सारे क्राइटेरियाज थे। उत्तरदायी शासन की बात पहले बार की गई है 1919 के एक्ट में। तो ये हुआ भाई, हम आफ्टर 10 ईयर, इसमें प्रावधान था कि 10 साल के बाद हम क्या करेंगे, जांच करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे कि ये कितना सूट किया भारतीयों को, इसका प्रभाविता कितना था। तो इसके लिए यानी 1929 में एक कमेटी बननी थी, 1929 में। लेकिन क्या होता है, राजनीतिक कारणों से 2 साल पहले ही ये कमेटी बन जाती है, ठीक है। साइमन की अध्यक्षता में, उनका अगर हम लोग पूरा नाम देखेंगे, ठीक है, अभी अपने दिमाग में बस ये रखते हैं कि साइमन की अध्यक्षता में क्या होता है कि एक कमेटी बनती है, जॉन साइमन उनका नाम था, ठीक है, जॉन साइमन की अध्यक्षता में। और 1927 में इस कमेटी का गठन कर दिया जाता है, बिफोर 2 ईयर, राजनीतिक कारणों से। इसमें टोटल 7 मेंबर्स होते हैं, 7 मेंबर्स। जो लोग भूल जाएंगे ईयर, अगर भूलते हो तो देखना यहां पे लास्ट में क्या है, थाला फॉर अ रीजन, ठीक है, 7 है, ठीक, और यहां पे क्या है, 7 है। तो ध्यान देना 1927 में है और 7 मेंबर्स है, तो थाला फॉर अ रीजन, ठीक है, ये कहानी है। आपको पता है वो आज तक मुझे समझ में नहीं आया थाला फॉर अ रीजन, ठीक ना, आपको समझ में आएगा, ठीक। अब पता है कि कोई मान लो भारत 34 रन से जीत जाए तो भी थाला फॉर अ रीजन, लेकिन भारत मान लो 43 रन, मान लो भारत हार जाए 34 रन से, तब क्या होगा, तब भी तो थाला फॉर अ रीजन होगा, ठीक। तो कहानी अलग है। तो देखो अब यहां पे आते हैं, तो 7 मेंबर्स मेरे कहने मतलब है आप ऐसे याद करोगे, लेकिन इसमें से एक भी मेंबर्स, आप एक कमेटी बना रहे हो जो भारतीयों के ऊपर कानून का क्या इंपैक्ट रहा ये जांचने आ रही है, लेकिन उसमें सिंगल मेंबर्स क्या है, उसमें सिंगल मेंबर्स आप देखोगे भारतीय है नहीं। कहा जाता है कि इस ड्यूरेशन में जो वायसराय थे, उस वायसराय का नाम था इरविन 1926 में वायसराय बन के आ जाते हैं और 1931 तक रहते हैं, 1931 तक रहेंगे, ठीक है। गांधी जी से इनका 5 मार्च को एक पैक्ट होता है जिसको हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के नाम से या दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं, ओके,
दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं। तो ये एक गांधी इरविन पैक्ट भी है, अपने लोग दिमाग में रखेंगे। तो कहा था कि इरविन ने ही ये सुझाव दिया था कि हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 1927 के साइमन कमीशन में ये भारतीयों को शामिल नहीं करते ना, तो ये काम नहीं करने देंगे, ठीक, क्योंकि स्वराज पार्टी का उनको उद्देश्य पता था, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन बन गया है कि किसने सुझाव दिया था कि भारतीयों को शामिल ना किया जाए। तो ये हालांकि इसमें डॉक्टर अंबेडकर का दूसरा सुझाव है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें किसी और का नाम बोला है कि भैया भारतीयों को शामिल ना किया जाए। ओके ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे, ये सारी चीजें। अच्छा, चूंकि इसमें सारे कोई भारतीय था नहीं, तो सारे व्हाइट मेंबर्स थे, तो इसके लिए हम लोग इसको श्वेत समिति या व्हाइट कमेटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, व्हाइट कमेटी के नाम से भी जानते हैं, श्वेत आयोग के नाम से या व्हाइट कमेटी के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, तो भाई भारत कब आया? देखो साइमन कमीशन भारत आपका 3 फेब 1928 को भारत आया था, ठीक है। साइमन गो बैक के नारे लगे थे, साइमन गो बैक के नारे लगे थे, ओके, ये बात भी आप लोग ध्यान देना। साइमन गो बैक के जब नारे लगे थे तो बॉम्बे में सबसे ज्यादा विरोध हुआ था, ठीक। तो पंजाब के लीडर थे जिनको हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय जी ने कांग्रेस की तरफ से जो ये मूवमेंट था, इस मूवमेंट का लीडरशिप किया था, और अंग्रेजों के द्वारा इसमें लाठीचार्ज किया जाता है। लाठीचार्ज में ही क्या होता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और अपनी मृत्यु के संदर्भ में लाला लाजपत राय जी ने कहा है, क्या कहा है कि मेरे ऊपर गिरी एक एक लाठियां, मतलब भाई लाठीचार्ज खूब जाती हुआ उनके सर पे चोट लग जाती है, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है। मेरे ऊपर गिरी एक एक लाठियां ब्रिटिशर्स के ताबूत की अंतिम कील मिलेगी, मतलब भाई तुमको यहां से दफना के भेजा जाएगा, ठीक है, तो तुम्हारे ताबूत की अंतिम कील साबित होगी, ठीक है। तुम जो 10-20 लाठियों को मारे हो, वही अब 10-20 अंतिम कील बचा हुआ है, वो भारतीय ठोक देंगे और तुम निपट जाओगे बेटा। अब तो साइमन गो बैक किनारे और लाला लाजपत राय वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो भाई देखो, गठित तो 1927 में हुई है, भारत आई है 1921 में, 1928 में। भारत साइमन कमीशन कितनी बार आई थी? तो भारत की भूमि पे ये कमीशन 2 टाइम आई थी, 2 टाइम। और साइमन कमीशन की आपसे पूछे रिपोर्ट कब आया था, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले रिपोर्ट आ गई थी, या हाँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान रिपोर्ट आई थी, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। अब हम लोग आते हैं, ये पूरा कहानी हम लोगों ने जान लिया है, इससे ज्यादा कहानी समझ लिया है। आते हैं आगे, यहां पे क्या कर रहा है, साइमन कमीशन में कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? ध्यान रखना, इसमें आपको मेंबर्स दिख रहेंगे, तो जो आपके लिबरल, उदारवादी दल मतलब लिबरल पार्टी का, तो सर जॉन साइमन जो थे ये लिबरल पार्टी के थे, यहां पे एलपी लिख देता हूं, लिबरल पार्टी। और यहां पे एटली, मेजर एटली का नाम आप देख रहे हैं, यहां पे एटली लिखा है, तो बेसिकली ये क्लीमेंट एटली जो थे ना, क्लीमेंट एटली, एटली जो थे, क्लीमेंट एटली, ये आपके लेबर पार्टी से संबंधित थे। हमको पता है जब भारत आजाद होता है तो एटली ही क्या थे, एटली ही प्राइम मिनिस्टर थे, क्लीमेंट एटली क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, यानी वहां पे लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है। अभी भी वहां पे लेबर पार्टी की गवर्नमेंट ही आई है, ध्यान देना है। तो चांस है कि पेपर में क्वेश्चन बन के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो मैंने बताया यार, इरविन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, लेकिन भारत सचिव इस ड्यूरेशन में, देखो ये क्या थे, ये वायसराय थे, ये इसमें भारत के क्या रहेंगे, वायसराय रहेंगे। तो बी.आर. अम्बेडकर साहब कहते हैं कि भैया इरविन तो यहां रहता था, लेकिन व्हाइट कमीशन बन के कहां से आई, ब्रिटेन से आई, तो फोन तो था नहीं, फोन से बात कर लेगा। तो इनके हिसाब से ये भारत सचिव जो थे, जो इंडियन भारत सचिव थे, लॉर्ड बिरकेनहेड, जानना, लॉर्ड बिरकेनहेड, तो लॉर्ड बिरकेनहेड का सुझाव था कि हमको व्हाइट मेंबर्स रखना चाहिए, ये इनके हिसाब से, ठीक है, अंबेडकर जी के हिसाब से ये थे। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन बन क्या सकता है, अब क्या क्वेश्चन बन क्या सकता है, ध्यान दो कि साइमन कमीशन के समय भारत का, ठीक है, भारत सचिव कौन था? तो लॉर्ड बिरकेनहेड था। ये तो हम लोग अब तैयार कर ही सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात। आगे आते हैं, कह रहा कि कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। तो भाई कोई इंडियंस है नहीं, कोई भारतीय है नहीं, तो कांग्रेस स्वागत तो नहीं करेगी, स्वागत करती तो लाला लाजपत राय लाठी क्यों खाते, ठीक है। साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और यही रीजन है कि कांग्रेस ने स्वागत नहीं किया। तो कथन कारण का क्या करता है, व्याख्या करता है, ओके, कथन कारण का व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, साइमन कमीशन से संबंधित फिर क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइमन कमीशन से रिलेटेड मैं 3-4 स्टेटमेंट दे रहा हूं, बताओ भाई उनमें राइट स्टेटमेंट कौन सा है। देखते हैं, इसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट की क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए होती, इनिशियली समझाया हूं आपको, बात सही है।
जॉन साइमन इसके प्रेसिडेंट थे, बिल्कुल सही बात है। इसकी संस्तुति क्या थी इस रिपोर्ट में? जब इसने अपना रिपोर्ट दिया तो इसकी रिपोर्ट देखो क्या थी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है, केंद्रीय विधानमंडल है, उसको फिर से हमको क्या करना होगा? रिबिल्ड करना होगा, पुनर्गठित करना होगा। और इकाई की भावना छोड़ते हमको संघीय भावना, जो फेडरल भावना है, संघीय भावना है, उसको यहां पर स्टेब्लिश करना होगा। ठीक है। इसके सदस्य परोक्ष पद्धति यानी इनडायरेक्ट मेथड से क्या करना होगा? परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानसभाओं में चुने जाएंगे। ये इसका सुझाव था, साइमन कमीशन क्या था? सुझाव था। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था, तो सारी स्टेटमेंट सही है, इसमें चारों स्टेटमेंट सही है। लाला लाजपत राय घायल हुए थे, तो साइमन कमीशन के विरुद्ध जो लाठीचार्ज हुआ था, ठीक है, ये सारी कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की? औपनिवेशिक स्वराज की मांग की। ठीक है। डोमिनियन स्टेटस की मांग की। देखो, थोड़ा ब्रिटिशर से जो तालमेल था वो तेज बहादुर सप्रू और जेकर का बढ़िया था। ओके, इनका संबंध बढ़िया था। डोमिनियन स्टेटस की मांग हालांकि 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी की गई थी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में भी की गई थी, इस चीज को समझना। लेकिन अब यहां के हिसाब से सर तेज बहादुर सप्रू और जेकर आंसर है। देखो, इन दोनों पर्सनालिटी ने, आप देखना, जिसका जिसका गांधी जी से खटका होगा, ठीक है, वो सब लोग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए हैं। कहां पे? लंदन गए हैं। ठीक है। जैसे तेज बहादुर सप्रू और जयकर, आपको पता होगा तेज बहादुर सप्रू और जयकर, इन दोनों लोगों ने क्या किया था? जो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उस कहा जाता कि उसमें मध्यस्थता का, गांधी जी और इरविन के बीच में जिसने मध्यस्थता का काम किया था, वो तेज बहादुर सप्रू और जयकर जी थे। तो यानी संबंध अच्छे हैं। संबंध क्या है? अच्छे हैं। ये क्या? डॉक्टर मुंजी ने निंदा प्रस्ताव लाया था, वो भी गए हुए हैं। ओके, एनी बेसेंट भी गई हुई हैं। ओके, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा हूं। आ जाओ, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, मैंने आपको बताया 1921 में ही क्या हो रहा है? नेहरू रिपोर्ट आ रही है। नेहरू रिपोर्ट आ रही है, और नेहरू रिपोर्ट में क्या है? डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई है। ठीक है। तो अब कांग्रेस ने दिमाग में रख लिया है, खासतौर पे कांग्रेस के अब बड़े लीडर्स के तौर पे यंगेस्ट छोटे नेहरू आ चुके हैं, तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का निर्माण करते हैं, और जिसका टारगेट क्या रहता है? डोमिनियन स्टेटस से बढ़ के फुल इंडिपेंडेंस हो जाता है, यानी पूर्ण स्वराज हो जाता है। जिन्ना के द्वारा 14 सूत्रीय प्रस्ताव कब रखा गया? ठीक है। तो 1928 में कई सारी नेहरू रिपोर्ट्स आती है, कई बातें लिखी गई रहती हैं, उन्हीं के विरोध में 14 सूत्रीय कार्यक्रम जिन्ना लेके आते हैं। ठीक है, अगले साल 1929 में। ओके, 1929 में आते हैं। यहां तक हम लोग समझ गया। अब हमने क्या देख लिया भैया? हमने देख लिया स्वराज पार्टी की कंट्रीब्यूशंस, फिर हमने क्या देख लिया? इसके बाद से साइमन कमीशन देख लिया। अंग्रेज अब फिर से हमारे पे रूल करने का क्या बंदोबस्त बना रहे हैं। तो अंग्रेज कहीं ना कहीं अब हमको फुल इंडिपेंडेंस देने के चक्कर में नहीं है, डोमिनियन स्टेटस चक्कर में थे। लेकिन अब भारत की मांग क्या हो जाएगी? अब भारत की मांग हो जाएगी, ठीक है, अब भारत की मांग हो जाएगी हमको फुल इंडिपेंडेंट चाहिए। लेकिन भैया कांग्रेस का कोई डिसीजन कब होता था? जो ईयरली सेशंस होते थे। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होगा 1929 का, 1928 की नेहरू रिपोर्ट के बाद 1920 दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पे। ठीक है, कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे वो लास्ट में होते थे। कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशंस क्या हुए हैं? मिड में भी स्टार्ट हुए हैं। जैसे गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी इरविन के बीच जो समझौता, वो कांग्रेस से अनुमति मिलनी भी जरूरी थी। तो हमने क्या किया? मार्च माह में ही क्या किया? अगला सेशन करा लेते हैं। ठीक, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम दिसंबर में होता है सेशन। तो लाहौर अधिवेशन स्टार्ट होता है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमको पता है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया जाता है। और इसमें इन्होंने डिसाइड किया कि पूरी बात को आपको बता चुका हूं, पूर्ण स्वराज रखा गया। ठीक है, यहां पे क्या हुआ? 31 दिसंबर 1929 की रात में घंटा बजाया जवाहरलाल नेहरू ने और भारतीय तिरंगा लहराया। बोला अब हम क्या करेंगे? पूर्ण स्वराज हमारा मांग होगा। और 2 जनवरी जाते थे हम लोगों ने टारगेट क्या किया? हम लोगों ने मतलब तत्कालीन नेताओं ने, कि भैया हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे बिना आजाद हुए। ठीक है, उसका टारगेट क्या था? कि हम 26 जनवरी 1930 का दिन उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हम क्या करेंगे? पूर्ण स्वराज मनाएंगे, पूर्ण स्वराज मनाएंगे। ओके, तो पहला पूर्ण स्वराज दिवस हमने कब मनाया? तो 26 जनवरी को। यही कारण है भाई, देश लेकिन आजाद कब हो जाता है? 15 अगस्त को ही आजाद हो जाता है, 15 अगस्त को ही।
तो हमने इसी के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू नहीं किया, थोड़ा रोक के लगा कि भाई थोड़ा 26 जनवरी का इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद से इसको लागू कर देंगे ताकि 26 जनवरी भी अमर रहे हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता, अभी जस्ट पढ़े हम लोग, लाहौर अधिवेशन, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, लाहौर अधिवेशन। अच्छा, इसके पहले साथ मैं कराची सेशन बोल दिया था ना एक बार, अगर मुझे लग रहा है मैंने कराची सेशन इसके पहले बोल दिया था। ओके, आप लोग अगर जो क्लास यहां तक देख रहे होंगे शुरू से, वहां पे मुझे याद आ रहा है कि मैंने कहीं आपको कराची सेशन बोल दिया था। ये रुकिए, एक बार रुकिए, मैं देख ले रहा हूं, अगर लिखा होगा तो मिल ही जाएगा। ठीक है, यहीं शायद 25वें नंबर क्वेश्चन में मैंने कराची सेशन बोल दिया था यहां पे। ठीक है, ये अगर ऐसा कराची सेशन नहीं बोलाऊंगा, अगर मेरे दिमाग में कराची सेशन आ गया था तो माफ करना होगा, उसको आपको लाहौर अधिवेशन करना होगा। ओके, लाहौर अधिवेशन करना होगा, लाहौर सेशन करना होगा, माफ करिएगा वहां पे। ठीक है, ये मैं, अगर आप लोग बोलोगे हाँ सर आपने कराया लाहौर सेशन नहीं कराची सेशन बोल दिया था, तो मैं नेक्स्ट में सुधार भी करा दूंगा और एक कभी एराटा क्या करूंगा कमेंट बॉक्स में लिखवा दूंगा। ओके, ओके, यहां पे आता है एराटा, मैं लिखवा दूंगा, मुझे लग रहा है मेरे से गलती हो गई थी छोटी सी। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन पारित किया गया था उसके संदर्भ में फिर आपसे कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इसमें क्या नहीं था 1929 में, तो भैया घटना क्या है, डोमिनियन स्टेटस वाली घटना है। ठीक, अब देखो भारत में विदेशी नीति की घोषणा की गई थी, भारत की विदेशी नीति की घोषणा कौन संबंधित नहीं है, चलो आपको मान लो ये आपको नहीं पता था, डाउट है, लिख दो डाउट है। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। ठीक है, इसमें तो डाउट नहीं होगा। सबने अवज्ञा आरंभ करने की तैयारी थी। ठीक है, चलो भैया मानता आप इसमें भी डाउट में हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए अब गांधी जी बता चुके हैं कांग्रेस को कि मैं एक बड़े मूवमेंट के लिए रेडी हूं, और कांग्रेस की लीडर्स कह भी रहते, गांधी जी माफ करिए थोड़ा सा नाराजगी हो गई एनसीएम के समय, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय, एक मूवमेंट तैयार करिए ना, आप में वो क्वालिटी है, आपके बिना तो सबका अधूरा है। गांधी जी खुश हो जाएंगे, बोलेंगे एकदम मैं तैयार हूं मेंटली। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखो, बस करने वाला हूं मूवमेंट। अब देखना, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी शुरू हो गई थी। अस्पृश्यता अभी थोड़ा सा मेन धारा का बात नहीं रह गया है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से ये टर्म्स भारतीय नेशनल मूवमेंट में शामिल होगी। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से, तो ये शामिल नहीं थी, ये 100% क्लियर है। 1932 का आपको कम्युनल अवार्ड, आपको सॉरी जो समझौता हुआ था, ठीक है, पूना पैक्ट, वहां से गांधी जी हरिजन उत्थान वगैरह वगैरह पे काम स्टार्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? भाई अध्यक्ष कौन था? नेहरू जी थे। प्रस्तुत कौन करेगा? नेहरू जी। तिलक जी तो प्रस्तुत करेंगे नहीं, तिलक जी तो 1 अगस्त 1920 को ही निपट गए, सीधी सी बात है, इनकी डेथ हो गई है ना। अब तो तिलक कोष में कितने रुपए का फंड था? तिलक कोष इनके बाद से जो स्टार्ट किया था वो कितने रुपए का फंड था, आप बताओगे क्या? अब हमारा यहां से स्टार्ट होता है सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। ठीक है, गांधी जी क्या होता है, अब तैयारी करते भैया कि हम एक बड़ा मूवमेंट करने जा रहे हैं, और इन्होंने इस वक्त के वायसराय इरविन को बता भी दिया। वायसराय इरविन के पास इन्होंने अपना क्या किया, एक मांग रखा, 11 सूत्रीय मांग जिसको हम लोग कहते हैं। 11 सूत्रीय मांग मतलब उसमें 11 मांगे थी, जिसमें कई सारे मांगे थी कि बंदियों को छोड़ना होगा, ठीक है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की बात थी, बहुत सारी बातें थी इसमें। तो गांधी जी और इरविन हल्के में ले लेगा गांधी जी को, ठीक है, वो बोलेगा देखते हैं क्या करते हैं। गांधी जी एक छोटा सा मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। अब देखो स्मार्ट पर्सनालिटी कैसे थे, आपको समझना होगा कि आप यहाँ पे जो दांडी यात्रा देख रहे हो ना, तो दांडी यात्रा का संबंध बिल्कुल सही बात है सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई है? तो वो हुआ है नमक कर आंदोलन से, नमक कर साल टैक्स मूवमेंट से, नमक कर आंदोलन से। गांधी जी क्या करते हैं, 12 मार्च को पैदल यात्रा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लगभग 2 दर्जन दिन यानी 24 दिन चलते हैं,
5 अप्रैल को कहां पहुंच जाते हैं? दांडी पहुंच जाते हैं, साबरमती आश्रम। ये चलते कहां से हैं? साबरमती से दांडी पहुंच जाते हैं। अगले दिन सुबह 6 अप्रैल को क्या करेंगे गांधी जी? वहां पे नमक था, कोस्टल एरियाज में नमक उठा लेंगे, बिना अनुमति के नमक उठा लेंगे 1 मुट्ठा। तो नमक कर में क्या था? आप हमको टैक्स दोगे तोड़ लेंगे, लेकिन बिना अनुमति के गांधी जी क्या करेंगे? 1 मुट्ठा कर उठा लेंगे। तो ये माना जाता है कि हमने नमक कर कानून को तोड़ दिया, गांधी जी ने तोड़ दिया। गांधी जी के साथ इस यात्रा में कितने पर्सनालिटी शामिल थे, सब अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। 24 दिवसीय यात्रा थी, ये सब समझ जाओ। गांधी जी ने, आपको कभी नहीं लगा कि भाई कि इरविन ने रोका क्यों नहीं नमक कर आंदोलन को? इरविन समझ ही नहीं पाया। वो बोला यार एक तुम नमक कर, हम तुम्हारे कहने से छोड़ेंगे तो है नहीं, तुम जाओ नमक कर तोड़ लो। और गांधी जी बहुत डबल डिजिट में पहुंचे थे नमक कर तोड़ने, नमक कर आंदोलन तोड़ने। तो भैया बोले कि चलो 1 मुट्ठा क्या करोगे, 1 बोरी नमक लेके जाओगे? इरविन बोला चाहने तो छोड़ो, कोई बात नहीं। गांधी जी ने नमक कर क्यों चुना? क्योंकि यार नमक घर घर की विशेषता है, नमक कर का इंपैक्ट हर घर पे है, इस चीज को समझना। ओके, नमक कर का इंपैक्ट क्या है? हर घर पे है। यही रीजन है कि नमक कर चुना, ताकि भारतीय इस मूवमेंट से शामिल हो जाए। फिर आते हैं करा कि किस प्रांत से सत्याग्रहियों की संख्या, जो गांधी जी के साथ सत्याग्रही थे, जो दांडी यात्रा में गए थे, तो किस राज्य में सर्वाधिक संख्या रहेगी? आप खुद सोचो। ये मान लो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो, मैं मानता हूं नहीं पता है, लेकिन आपको इसका सही आंसर निकालना है। आप कैसे निकालोगे सही आंसर? इसका सही आंसर निकालने का तरीका देखो क्या है। हुआ क्या है? गुजरात साबरमती आश्रम से यात्रा स्टार्ट हुआ है, तो भैया जहां से स्टार्ट हुआ है वहां के लोग ज्यादा होंगे ना, गांधी जी के साथ वहां से ज्यादा लोग जुड़े होंगे, बाकी अन्य क्षेत्रों से कम लोग आए होंगे। तो मैक्सिमम जो लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे वो गुजरात के थे। इस मूवमेंट में टोटल 80 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। कुछ बुक्स में 78 लिखा हुआ मिलता है, टोटल 80 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें अगर हम लोग गांधी को शामिल कर लें तो टोटल 81 लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो गांधी जी को छोड़कर 80 लोग शामिल थे, विद गांधी जी 81 लोग शामिल थे। अच्छा, इन 80 लोगों में से हमारे उत्तर प्रदेश से कितने लोग थे? 8 लोग, 10% हमारे उत्तर प्रदेश से क्या थे। 32 लोग कितने कहां से थे? गुजरात से थे, ठीक है। बीपीएससी वाले ध्यान देना, जो लोग देने जा रहे होगे, गिरिवरधारी चौधरी, ये बिहार पीसीएस में इंपॉर्टेंट हो सकता है, बीपीएससी में बिहार से इसमें गिरिवरधारी चौधरी ने, ये यूपी पीसीएस में ये भी आ सकता है कि टोटल 8 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। लगा मुझे कुर्सी टूट गया, ओके। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में, आगे कह रहा है कि महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक थी। अब गांधी जी, मैंने क्या बोला, अब सोचो, असहयोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अभी पहला राष्ट्रव्यापी था, तो थोड़ा गांधी जी की भी पहुंच उतनी हो नहीं पाई थी, ठीक है, तो इसमें संबंध नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, या नमक सत्याग्रह। देखो नमक सत्याग्रह क्या था? बहुत शांतिप्रिय आंदोलन था, महिलाओं ने बहुत तगड़ा पार्टिसिपेट किया, डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया। सोचो सरोजनी नायडू, भाई इसमें सरोजनी नायडू ने क्या किया था? ये लीडर थी, इन्होंने कांग्रेस मतलब नमक सत्याग्रह आंदोलन को लीड किया है। गांधी जी के बाद से कौन आते हैं लीडरशिप के तौर पे? उनके बाद से कौन आता है लीडरशिप के तौर पे? 3 फेज का लीडरशिप आपको नमक आंदोलन में देखने को मिलेगा, अभी आगे है इसलिए बताऊंगा। तो भाई महिला लीडर बन रही है, तो समझ जाओ नमक सत्याग्रह में सर्वाधिक। और कहा जाता है सरोजनी नायडू ने ही गांधी जी को सुझाव भी दिया था नमक सत्याग्रह के दौरान कि गांधी जी महिलाओं को छोड़ो मत, आधी हिस्सेदारी इनकी है, तो मूवमेंट को ज्यादा बड़ा बनाना है तो नमक सत्य आप अपने मूवमेंट में क्या करो? महिलाओं को शामिल करो। तो गांधी जी यहीं से आह्वान करते, ठीक है, महिलाएं शामिल होंगी, तो नमक सत्याग्रह में जाते थे। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया, 1930 में चलाया गया। तो भैया ये घटना है 12 मार्च 1931, ओके। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा जाएगा। 1 महीने बाद गांधी जी को पकड़ के यरौदा जेल ले जाया जाएगा। गांधी जी यहीं लगभग 1 साल आराम करते हैं यरौदा जेल में। तो यरौदा जेल से उन्होंने बहुत सारा काम किया है, इसके लिए गांधी जी यरौदा जेल को क्या कहते हैं? मंदिर की संज्ञा देते हैं, मंदिर की संज्ञा देते हैं। तो भैया कथन तो गलत हो गया, और मैंने आपसे बताया, सॉरी, ठीक है, ये 30 है, ठीक है, ये 30 है भैया, 30 है, ओके। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, इसको माफ करना आप लोग। कह रहा महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को जो नमक है, ठीक है, वो क्या हो पाए, वो मुफ्त उपलब्ध हो,
ठीक है, गांधी जी का उद्देश्य क्या था कि गरीबों को जो नमक है वो मुफ्त उपलब्ध। एक्चुअली देखो हुआ क्या था, मैं बताता हूँ कि साल्ट टैक्स बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, ठीक है। क्योंकि साल्ट जो नमक कर था वो ज़्यादा लगा हुआ था उसका, तो एकाधिकार किसके पास चला गया था? एकाधिकार चला गया था गवर्नमेंट के पास। बिना गवर्नमेंट की अनुमति के नमक का उत्पादन होता ही नहीं था। ओके, तो गांधी जी का ये था कि भाई जो कोस्टल एरिया के लोग हैं, एटलीस्ट उनको क्या करो भाई, नमक उत्पादन करने दो, उनको रोको मत। तो यहाँ पे कुछ फ्रीवीज टाइप का नहीं था, मुफ्त उपलब्ध हो इस टाइप का टारगेट नहीं था, ठीक है। चूंकि कोस्टल एरिया के लोगों को भी नमक का उत्पादन नहीं करने दिया जा रहा था, इसके लिए ज्यादा विरोध किया गया था, ठीक है। तो इसमें फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये ध्यान देना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मैंने एक फैक्ट यहाँ पे फिर से मेरे मुंह से गलत निकल गया, 1931 था, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चीज गलती नहीं करना चाहिए था। मैंने आपसे बोला लगभग गांधी जी 1 साल तक यरोदा जेल में थे, ये स्टेटमेंट मैंने बोला ही। तो जब वो यरोदा जेल से छूट गया था, उनको छोड़ा ही गया था इसलिए ताकि आप आओ हमारे साथ समझौता करो और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाओ, ठीक है। तो चूंकि 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, यही रीजन है कि 1931 में ही गांधी जी छूटते हैं और इस घटना का संबंध आपका हो गया, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की घटना का संबंध है वो आपका है 1931 का, और नमक कर वाला आपका है 1930 का, ठीक है, ध्यान देना। 1 साल गांधी जी जेल में रहे, ये मैंने बोल दिया, लेकिन वो गड़बड़ा गया। ओके, कोई नहीं, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, ये समझ में आ गया होगा ना। अगर यार किसी को लगा होगा नहीं सर ये समझ में नहीं आया, आपका क्या कहानी बोल रहे हो, तो मैं दोबारा बता दूंगा। देखो हुआ क्या था, फिर समझाता हूँ 30 शब्द में। 1930 में नमक कर स्टार्ट होता है, गांधी जी को पकड़ के 1 साल के लिए जेल बंद कर दिया जाएगा। इसी बीच में गांधी जी इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर लेते हैं। भारत के अन्य नेताओं की तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन को चला जाता है। गांधी जी मतलब अंग्रेज समझ भी नहीं पाते कि गांधी जी को पकड़ के जेल में डाले हैं तो क्या होगा, लेकिन गांधी जी ने क्या किया था, पहले से ही तैयार थे कि भाई हम जेल में जाएंगे तो कौन लीड करेगा, हम जेल में जाएंगे तो कौन लीड करेगा। तो देखो गांधी जी के जेल में जाने के बाद से अब्बास तैयब जी ने लीड किया, उनके जेल में जाने के बाद से श्रीमती सरोजिनी नायडू ने लीड किया। तो यानी क्या हुआ, गांधी जी जेल में भरे चले गए, लेकिन जो सीडीएम मूवमेंट था उसका लगातार प्रचार होता रहा, वो ब्रेक नहीं हुआ, वो लगातार उसका प्रचार होता रहा। तो इसी के लिए तेज बहादुर सप्रू और जयकर जी ने मिलकर इरविन से बात करते बोलते गांधी जी को छोड़िए आप, और एक पैक्ट करा देता हूं मैं आप लोग के बीच में, एक समझौता करा देता हूं, क्योंकि आप भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला रहे हो और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका फेल हो गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और कांग्रेस तब तक पार्टिसिपेट नहीं करेगी जब तक गांधी जी हाँ नहीं भरेंगे। और गांधी जी हाँ कहां से भरेंगे, उनको तो आप जेल में ठोसे हुए हो, यरोदा जेल में। तो इसी के लिए छोड़ा जाता है, और लगभग 1 साल बाद गांधी जी छूटते हैं। तो 1931 में 5 मार्च 1931 का समझौता है गांधी इरविन पैक्ट। इसके पहले नमक्कर हो चुका है। तो 1930 की घटना नमक्कर है, 31 की घटना गांधी इरविन पैक्ट है। ये मेरे से गलती निकल गया था 1930। ओके, यहाँ पे इसलिए बहुत क्लियर करना जरूरी था, पूरी कहानी को बताना। 1 साल जेल में थे ये सारी बातें यहाँ पे देखो, एक्सप्लेनेशन में नहीं लिखी। आपको लगेगा सर एक्सप्लेनेशन देख के कहीं बोल रहे होंगे, देख जाओ भाई, ठीक है। आप देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि यरोदा जेल भेज दिया गया, लेकिन 1 साल जेल में थे, कितने साल जेल में थे, ये सब नहीं, ये सब कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, ठीक है। गांधी जी को देखो कितने चालाक पर्सनालिटी थे। उनको पता था कि अगर हम क्या करें कि भारत में जो अंग्रेज का शासन है, इनकी जो कुरीतियां अगर हम वर्ल्ड में इसको दिखा सके, वर्ल्ड मीडिया के थ्रू, तो हमको सिंपैथी मिल सकती है, ठीक है। तो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट, मतलब भारतीय और फॉरेनर जो प्रेस के लोग थे उनको बुलाया, उनको एड्रेस किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन 5 मार्च 1930 गांधी जी रिचेस, मतलब गांधी जी रिच डांडी विलेज पहुंचते हैं। यहाँ पे उन्होंने एड्रेस किया, यहाँ पे उन्होंने भाषण दिया फॉरेन रिपोर्टर्स एज वेल एंड इंडियन रिपोर्टर्स। भाई दोनों लोग को यहाँ पे क्या किया, उन्होंने एड्रेस किया। क्या कहा आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं वर्ल्ड सिंपैथी, आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपैथी इन द बैटल ऑफ राइट, ठीक है। बैटल ऑफ राइट यानी जो अधिकार की लड़ाई है उसके एवज में क्या कहता हूं, उसके विरुद्ध में वर्ल्ड सिंपैथी चाहता हूं अगेंस्ट माइट, किसकी, जो शक्ति के विरुद्ध, ठीक है। माइट मींस शक्ति नॉर्मली, ठीक है। तो शक्ति के विरुद्ध जो हमारे अधिकार की लड़ाई, अर्थात जो अंग्रेजों के विरुद्ध हमारे अधिकार की लड़ाई है, उसके विरुद्ध में क्या कहता हूं, वर्ल्ड सिंपैथी चाहता हूं। और इसको इन्होंने एड्रेस किया। इसमें जो जिसका सपोर्ट मिलता है, जिस अमेरिकी पत्रकार का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, उस पत्रकार का नाम था वेब मिलर। वेब मिलर अपनी जब इसको दर्शाता है, वो कहता भी है, यहां पे देखो वो कहता भी है कि मैंने इस ड्यूरेशन में एक रिपोर्टर के तौर पे बहुत सारे मूवमेंट देखे हैं, बहुत सारे रिवॉल्ट्स देखे हैं, बहुत मारकाट दिखाओ, खून खराबार दिखाओ, लेकिन नमक कानून के ही समय धरसना रेड हुआ था,
ठीक है। लेकिन धरसना साल्ट मूवमेंट हुआ था जिसमें सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में सरोजिनी नायडू ने धरसना साल्ट लेक को लीडरशिप किया, ठीक है। इससे भयावह स्थिति मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। तो अब ये बात कहां छुपी होगी, फॉरेनर रिपोर्टर ने बोली तो फॉरेन में बात की होगा, तो भारत को सिंपैथी मिलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये बात समझना। देखो यहाँ पे लिखा भी है 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। और गांधी जी को लगभग 1 साल जेल में रखा जाता है। 1 साल मतलब 5 मार्च को ट्रीटी हो रही है 1931 में, तो उसके पहले गांधी जी को छोड़ दिया गया, फरवरी में छोड़ दिया गया होगा। तो लगभग 9-10 महीने जेल में थे। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे कह रहा सी वाला कथन असत्य है, सी को ही टिक मार देते हैं। अब लगे सर ये कौन सी बात है, मॉड आंसर द क्यूमुलेटिव। अरे भाई पढ़ना। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। सुबह 6 तारीख को गांधी जी नमक नहीं बनाए थे, वहां रखा था एक मुट्ठा उठा के, बोले हम नमक कर तोड़ दिए, ठीक है। और बाद में जब गांधी इरविन पैक्ट होता है तो जो कोस्टल एरिया के लोग रहते हैं उनको परमिशन भी मिल जाता है कि कोस्टल एरिया के लोग बिना किसी टैक्स के नमक बना सकते हैं, ओके। आगे कह रहा है महात्मा गांधी ने धरसना नमक गोदाम पर जो कांग्रेस वर्कर्स थे उनकी रेड धाबे के समय कहाँ थे? भाई पहले ही गांधी जी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया है, जेल में थे। जब गांधी जी जेल में चले जाएंगे तो लीडरशिप कौन देगा? तो भैया लीडरशिप तब देंगे उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी। और जब अब्बास तैयब जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो श्रीमती सरोजनी नायडू जी, ओके। ये चीज हमने पढ़ लिया। आचार्य विनोबा भावे भी पहली बार इसी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टेडियम के तहत ड्यूरेशन में गिरफ्तार होंगे। ये भैया हमने वेब मिलर के बारे में देख ही लिया, इसको सही कर देते हैं। लाल कुर्ती दल, देखो लाल कुर्ती मतलब लाल कुर्ता, लाल ड्रेस होता क्या था? सीमांत गांधी के नाम से फेमस थे खान अब्दुल गफ्फार का। क्यों सीमांत गांधी कहते थे? भारत के सीमांचल क्षेत्र से संबंध था इनका, उत्तर पश्चिमी प्रांत के ये एक बहुत बड़े लीडर थे। भारत के उत्तर पश्चिमी मतलब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के ये बहुत बड़े लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार का। भारतीय एकता के मुख्य धरोहर थे। भारत का जब धर्म के आधार पर विभाजन हो रहा था तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसका विरोध किया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि हमको पता नहीं किसके आगे मतलब मत फेंको, मतलब ठीक है, भूखे बाजो या कुछ, तो एक स्टेटमेंट दिया था। उनका कहना होता था कि हमें डिवीजन नहीं चाहिए, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार का एक बहुत बड़े लीडर थे। इन्होंने क्या किया था? लाल कुर्ती मूवमेंट चलाया था, ठीक है। एक खुदाई खिदमतगार नामक एक एनजीओ, एक स्वयं सेवक संगठन स्टार्ट किया, खुदाई खिदमतगार नामक, जिसको हम लोग लाल कुर्ती के नाम से भी जानते थे, क्योंकि जो खुदाई खिदमतगार के स्वयं सेवक थे वो रेड कलर का कुर्ता या ड्रेस पहनते थे, इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसी बीच में क्या होता है कि नेवी मतलब सेना के अंदर भी विद्रोह देखने को मिलेगा भारत के पक्ष में, और इसी गढ़वाल रेजिमेंट के विद्रोह से ही अंग्रेज कहने का ये समझना स्टार्ट कर जाते हैं बहुत दिन तक हमको समर्थन नहीं मिलने वाला है। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने क्या किया था? प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, भाई हम गोली नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे सेना के द्वारा भी सपोर्ट किया गया। अभी नेवल विद्रोह स्टार्ट हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या रहा है? जिया तेरांग आंदोलन का संबंध क्या है, ठीक है। कभी आपको मेंस में आ जाए, ट्राइबल्स की भूमिका लिखना हो, मुख्य परीक्षा में आ जाए, ठीक है, तो दिमाग में रखना कि जो जिया तेरांग आंदोलन देख रहे हो ये नगा जनजाति की महिला है, उनका नाम है रानी गौडन, ठीक है, गैंडिल्यू, ठीक है। अभी इनके नाम पे एक हमने क्या किया है? म्यूजियम भी बनाया है, ठीक है। इनका एक म्यूजियम भी बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। इनको जेल में बंद कर दिया जाता है, बाद में इनको शायद लगभग काफी लंबे अरसे में जब देश आजाद होता है तब छोड़ा जाता है, ठीक है। तो जिया तेरांग आंदोलन का संबंध आपका मणिपुर से है, ठीक है। मणिपुर की महारानी साथ थी और नगा जाति की महारानी थी ये, तो ये हमने देख लिया। अब यहीं पे हम लोग क्या करते हैं? गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट को भी देख लेते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट की बेसिक न्यू तो हमने देख ली। क्या करा? गांधी इरविन के बीच में समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भागीदारी के लिए हुआ था, ये तो समझाता आ रहा हूं, तो भैया टिक मार दिया आराम से। सेकंड क्या करा है? देखो गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को, ठीक है। इस पैक्ट को 2 चीज नाम दिया गया है, ठीक है। देखो इस पैक्ट को कोई क्या कहेगा? एक पर्सनालिटी कहेगा, 2 महात्माओं का मिलन कहेगा, या 2 महात्माओं का 2 महात्मा कहेगा, एक गांधी और उनको, तो 2 महात्मा का दर्जा दिया जाएगा कि भैया शांति के लिए, स्थिरता के लिए भैया 2 लोग आके समझौता कर लिया। इसी में एक स्टेटमेंट और दिया जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं सांत्वना पुरस्कार। सांत्वना पुरस्कार का इंग्लिश होता है कंसोलेशन प्राइज,
कंसोलेशन प्राइज, ओके, यानी सांत्वना पुरस्कार। सांत्वना पुरस्कार क्या होता है? अब देखो ये कौन कहता है, तो ये कहती है श्रीमती सरोजनी नायडू जी। और इसको सांत्वना पुरस्कार कौन कहता है? तो सांत्वना पुरस्कार कहा जाता है उस वक्त जीवनीकार थे कैंपबेल जॉनसन, इनके द्वारा कहा जाता है सांत्वना पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट लाहौर अधिवेशन हमने पहले देख लिया। इसके पास होता है क्या होता है आपका, होता है कराची सेशन। थोड़ा मुझे 2 मिनट का 10 सेकंड का ब्रेक चाहिए, ठीक है। एक्चुअली थोड़ी सर्दी होगी ना, तो वो ही दिक्कत कर रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया? ठीक है, तो अभी हमने लाहौर अधिवेशन पढ़ा। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929। लाहौर अधिवेशन के बाद से क्या स्टार्ट हो गया? सीडीएम। आफ्टर सीडीएम, ठीक है भाई, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मान लो हो रहा है, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले क्या हुआ? गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट को कांग्रेस तो सहमति दिलानी पड़ेगी, तो इसके लिए क्या हुआ? इमीडिएट एक मीटिंग बुलाई गई। कहाँ पे? कराची अधिवेशन बुलाया जाता है। और उसकी कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया? आप चाहो तो बेटर होगा कि भाई आप कमेंट कर दो, शायद यही पूछा भी है। तो कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो डी ऑप्शन यानी वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। अब देखो होता क्या है, इंग्लिश में पढ़ो। कराची अधिवेशन के बारे में क्या लिखा है? कह रहा कि इन द सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम रिजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पारित किया गया था फंडामेंटल राइट को लेके एंड द नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, जो राष्ट्रीय इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसको लेके रिजोल्यूशंस पास किए थे, प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसका भी संबंध अब किससे है? कराची सेशन से। कराची सेशन कब हुआ है? 1931 में। 1931 में। अब देखो कराची सेशन के कुछ दिन पहले की घटना क्या थी कि गांधी जी ने क्या हुआ था, राजनीतिक बंदियों को केवल छूट दिलवा पाए थे। ठीक है, क्रांतिकारी बंदियों को नहीं, यानी भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी गई थी। भगत सिंह को फांसी की सजा। अच्छा, अब मुझे होमवर्क बताओगे क्या? भगत सिंह ने जो सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका था, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस जो है वो किस दिन हुआ था? बॉम्ब केस, और किसके साथ मिलकर इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था? सेंट्रल असेंबली बम केस, याद रखना। तो इसी कराची सेशन का संबंध क्या है? इन द सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम द रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज वेर पास्ड। इसी में एक बात और भी होती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही भगत सिंह को फांसी दे दी गई रहती है, तो गांधी जी का खूब विरोध होता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं, गांधी जी को गो बैक्स के नारे लगते हैं। जो साइमन कमीशन के ड्यूरेशन में होता है वही गांधी जी के ड्यूरेशन में होता है। गांधी जी की स्टेटमेंट यहां पे देते हैं। और ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस ने इसी ड्यूरेशन में कहा है गांधी जी की लोकप्रियता की पराकाष्ठा बोला है। ठीक है, पिनेकल ऑफ महात्मा गांधी पॉपुलरिटी एंड प्रेस्टीज। ठीक है, यानी गांधी जी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा 1931 की कराची अधिवेशन को बोला है। उसमें गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि गांधी कैन डाई बट नॉट गांधीज्म। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। यानी सत्य और अहिंसा का जो हमारा मार्ग है वो चलता रहेगा। मध्यम मार्ग जो मध्यम मार्ग है, अर्थात हमने 10 मांगे रखी, हमारी 3 मांगे मांग ली गई, हमको 3 मांग मान के शांत रहना पड़ेगा। ठीक है भैया, हमने बंदियों को छोड़ने की मांग रखी थी, इरविन नहीं माना, कम से कम राजनीतिक बंदी को छोड़ दिया, उनको नहीं। अलग एक बात और भी थी, भगत सिंह अब छूटना भी नहीं चाहते थे। उनका था कि भैया अब थोड़ा भारत में रिवॉल्यूशनरी आने चाहिए। ठीक है, इसके लिए ये कई स्रोतों से प्रमाणित है, गांधी जी और भगत सिंह अब छूटना नहीं चाहते थे। ठीक है, एक ये भी बात था, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे की इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है कि जो फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी के रिजोल्यूशन यहाँ पे पास हुए थे कराची अधिवेशन में, इसको ड्राफ्ट किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, विद द हेल्प ऑफ एम एन रॉय की सहायता से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया था। ठीक है, ये हो गया इस घटना को। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका सितंबर 1931 के करीब में हुआ है। ओके, गांधी इरविन पंच पैक्ट 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी कब दी गई है? तो आफ्टर 5 मार्च, ये हमको लगता है फांसी 18 मार्च को दी गई। क्या, एक सेकेंड, 23 मार्च को दी गई है। ठीक है, 23 मार्च को दी गई है। 23 मार्च 1931 को दी गई है। 5 मार्च को गांधी इरविन पैक्ट हो रहा है। ठीक है, और यहां पे डिसाइड कर लेगा इरविन कि भाई कि मैं केवल
पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स उनको छोड़ूंगा, राजनीतिक कैदियों को छोड़ दूंगा। तो इनको तो 23 मार्च को 2 हफ्ते बाद ही क्या होता है, लगभग भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। ध्यान देना, भगत सिंह के साथ यहाँ पे देखो लिखा हुआ, ठीक है, कि लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया गया था। ओके, यहाँ पे देखो बात लिखी गई है। और आते हैं, कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो कराची अधिवेशन क्यों हुआ था, तो कराची अधिवेशन हुआ था गांधी इरविन पैक्ट के जस्ट बाद, ठीक है। और गांधी कराची अधिवेशन के पहले भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, इनके 2 ही 3 दिन बाद हुआ था, यानी लगभग मान के चलो 27 से 28 मार्च के करीब में आपका कराची अधिवेशन हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि भगत ताजा, अब तो गांधी जी का गो बैक का नारा लग रहा है, काले झंडे दिखाया जा रहा है, कारण कि भगत सिंह को नहीं बचा पाना, तो जस्ट बाद एक कुछ ही दिन हुआ था, तो घाव ताजा था। तो भारतीय समझे ना, इमोशनल इंसान है भारतीय। अब इसको अरेंज कर दो भैया बहुत आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता, अभी बताओ 5 मार्च 1931 भगत सिंह को फांसी दी गई कब, तो ये 23 मार्च की घटना है, ठीक है। पूना पैक्ट कब होता है, 1932 में होता है, आफ्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कराची अधिवेशन तो मैंने आपको बता ही दिया भैया, ये भगत सिंह को फांसी 23 तारीख को जाती है, तो 25-26 में कराची अधिवेशन होगा, 29 लास्ट मार्च, ठीक है। अरेंज कर जाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा सर्दी मुझे डिस्टर्ब कर रही है, ओके, सर्दी तेज हो गई है तो थोड़ा सा वो दिक्कत मुझे कर रहा है, खैर कोई नहीं। ये हो गया। प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, भाई कांग्रेस ने प्रतिभाग किया था, नो, कांग्रेस ने ओनली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, और किसी में नहीं। तीनों में आपके भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। 1930 में मैंने आपको बताया था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, ओके। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया था, तो गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, मैंने बोला मदन मोहन मालवीय भी इनके साथ गए थे। सरोजिनी नायडू महिलाओं की तरफ से गई थी, इसमें मौलाना आजाद ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, 1, 2, 3 इसमें सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस तरफ से इकलौते कौन पार्टिसिपेट किए थे, महात्मा गांधी। पहली तो गलती यही दिखा है। सेकेंड आप यहाँ पे 1932 भी पकड़ सकते थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ है, 1931। 2 फैक्ट गलत है यहाँ पे, कोई फैक्ट पकड़ा जाता तो आपका आंसर मिल जाता, और ए गलत है तो ए एक ही जगह गलत होगा, कथन एक ही जगह गलत होगा या कारण एक ही जगह गलत होगा, ठीक है। ये हो गया। 11वां नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे, तो किंग्सले हॉल में रुके थे, राजपुताना पे बैठ के यहाँ से गए थे, ठीक है। सितंबर माह में निकले थे, दिसंबर में वहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो ये दिमाग रखना। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 साल बाद स्टार्ट होगा, उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। BR अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ओनली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ओके। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सांप्रदायिक पंचाट पेश किया जाता है, गांधी जी इस पर सहमति नहीं देंगे और गुस्सा के चले आएंगे यहाँ उनको फिर से जेल में बंद कर दिया जाता है, ठीक है, और यरौदा जेल में, ठीक। और फिर जब BR अम्बेडकर वापस भारत आते हैं तो वो कहीं कम्युनल अवार्ड के पक्ष में रहते हैं, ठीक। और गांधी जी विपक्ष में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो हिंदुज़म में फूट था, ठीक है। तो फिर गांधी जी और अम्बेडकर के बीच एक पैक्ट होगा जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। 1932 की ये घटना है, 1932 की घटना है, ठीक है, जिसको हम लोग यरौदा पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, मदन मोहन मालवीय के दिशा निर्देश में होगा। तो यहाँ पे अब इसे कंप्लीट करते हैं, यहाँ से हम लोग कल देख लेंगे। आज हम लोग 193 पहुँच गए हैं, कल 200 पेज तो निकल ही जाएंगे। देखो कल हम लोग पूना पैक्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद से सेकेंड वर्ल्ड वार का ड्यूरेशन वो पूरा याद करेंगे। मतलब अब टॉपिक्स बहुत मज़ेदार हैं। पाकिस्तान की मांग होगी, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा। कितने नंबर पेज अभी देख लेते हैं हम लोग। आज़ाद हिंद फौज का पूरा कॉन्सेप्ट है, फिर वो भारत छोड़ो मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है तो कई सारे मिशन भेजाते हैं, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, फला मिशन, डिमका मिशन, ठीक है। तो भारत का विभाजन और स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक देखेंगे हम लोग बस। संवैधानिक विकास इसलिए नहीं देखेंगे, ये अपने पॉलिटी में पड़ी होगी, तो संवैधानिक विकास वाला टॉपिक हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। संवैधानिक विकास नहीं देखेंगे। ओके,
मतलब इनडायरेक्टली आपका 2 ही 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बचा नहीं रहेगा। ये मिसलिनियस टाइप के जो टॉपिक्स हैं ये बचे रहेंगे, कहेंगे तो मिसलिनियस टॉपिक कर ही लेंगे मिसलिनियस टॉपिक भी, क्या ही करना है, ठीक है। लेकिन आपका वैसे मॉडर्न इंडिया आपकी जल्दी खत्म हो जाएगी, मतलब जस्ट खत्म ही होने वाली है 2-3 क्लास में।